नमस्कार, देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। और बात आज गुजरात की, जहां पर दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंकने जा रही है और उसके लिए अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक कई दौरे कर रहे हैं, एक के बाद एक गारंटी देने भी जा रहे हैं। पहले बिजली की गारंटी थी और अब दूसरी गारंटियों पर नजर है। बेरोजगारों के लिए भी भत्ता देने की बात है। 3,000 रुपये का पैकेज होगा हर महीने का। 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा है। एक ऐसे राज्य में भी जहां पर ज़्यादातर लोग उद्यम पसंद करते हैं या किसी कारोबार में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वहां पर भी नौकरियों का टोटा है। इसलिए 10 लाख नौकरियों का वादा है। नौकरियों के लिए होने वाले पेपर लीक ना होने के लिए कड़े इंतजाम की बात है। सहकारिता क्षेत्र में नौकरियों की व्यवस्था सुधारने की बात है और 31 दिसंबर 2021 तक का बिजली का बकाया माफ करने की बात है। पिछले 24 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और उससे भी बड़ी बात है कि हाल ही में यहाँ पर एक पूरे घर के जैसे चीज़ें बदल डाली जाती हैं, ठीक वैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट बदल दी गई। हमारे साथ खास मेहमान हैं, संदीप पाठक हैं। सांसद तो हैं ही राज्यसभा के, लेकिन वो गुजरात प्रभारी भी हैं और उनसे आज हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पाठक जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। आप हमें ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि आप वहाँ पर एक विकल्प बन पाएंगे, बावजूद इसके कि आपके पास कोई एक बड़ा चेहरा नहीं है? जी देखिए, विकल्प बनना तो तय ही है। विकल्प तो बन ही गए हैं और विकल्प हमारे ऊपर नहीं है कि हम बनने के लिए रेडी है या नहीं है। बेसिकली ये जनता की बात है, जनता ने तय करनी है। एक तरफ आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की 27 साल हो चुके हैं और कांग्रेस दूसरी तरफ से पूरे ऑर्गेनाइजेशन देखिए, इनके विजन की देखिए, तो ये टोटली डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, खत्म हो चुकी है कांग्रेस हर तरफ। तो जनता वैसे ही विकल्प की तलाश कर रही है और अरविंद केजरीवाल के रूप में एक नेतृत्व जो है, ईमानदार और सक्षम नेतृत्व है, उसे जनता स्वीकार रही है। दिल्ली और पंजाब में स्वीकार किया है ऑलरेडी, गुजरात में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो बहुत अच्छा विकल्प इस बार गुजरात को मिलने वाला है। संदीप जी, आप लोगों की नरेश पटेल जी से बात चल रही थी, जो कि पाटीदारों के बड़े नेता हैं, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई बात हुई है। मुझे आइडिया नहीं है, एटलीस्ट सो फार आई एम कंसर्न्ड। और नरेश पटेल जी ने राजनीति में आने से तभी इनकार कर दिया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही बता दिया था कि उनका इंटरेस्ट राजनीति में आने का नहीं है। उसके बाद की बाकी की डेवलपमेंट्स मुझे नहीं पता है, बट ही हैज पब्लिकली डिनाइड दैट ही इज विलिंग टू जॉइन पॉलिटिक्स। तो बेसिकली ही इज नॉट जॉइनिंग पॉलिटिक्स एट ऑल। ठीक है, ठीक है। आप वहां पर अभी आपकी ताकत बहुत कमजोर है, क्योंकि आप तो अभी शुरू ही कर रहे हैं गुजरात में। तो आप कैसे, क्या आपने पहले ये सोचा है, जैसे कि कहा जाता था, कांशीराम ने कहा था कि भाई पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए, क्या आप अभी उस वाली परिपाटी में हैं कि विपक्ष में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि बीजेपी की ताकत तो वहां पर बहुत ज्यादा है? हाँ, देखिए, काशीराम जी ने क्या कहा था वो शायद उन पे लागू होता होगा। हम अरविंद केजरीवाल के फॉलोअर हैं। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ये है कि जहां जहां जनता हमें बुला रही है, हम वहां जा रहे हैं, और जहां जा रहे हैं हम सीधे सीधे सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि हम वहां पे बहुत कमजोर हैं। आप बताइए कि कमजोरी और मजबूती को मापने का पैरामीटर क्या होता है? सबसे पहला पैरामीटर होता है वहां पे आप पार्टी की संगठन कैसी है। तो संगठन में हमारी जो मजबूती हमने हासिल की है वो किसी भी दूसरी पार्टी से बहुत ज्यादा आगे। आप देख सकते हैं, संगठन हर गांव में हमारा संगठन है, हर गांव में हमारी कमेटी है। तो एक पैरामीटर ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा पैरामीटर होता है पब्लिक का परसेप्शन। पब्लिक में आपके बारे में परसेप्शन क्या है। आज आप गुजरात के किसी कोने में जाइए, आप पहले 10 आदमी से पूछिए कि भाई साहब आपको क्या लग रहा है इस बार किसको वोट देंगे। आपको झाड़ू के फेवर में, अरविंद केजरीवाल जी के फेवर में बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलेगा। मुझे लगता है ये दो पैरामीटर के अलावा और कुछ गॉज करने के लिए कुछ है नहीं। तो गुजरात में बिल्कुल नहीं, एक पैरामीटर और है जो पंजाब में और गुजरात में दोनों में मायने रखता है। संदीप जी माफ करिए, मैंने आपको छोटा सा काटा। जो पैरामीटर पंजाब के लिए भी मायने रखता था कि विदेश में बैठे हुए पंजाबी कौम के लोग कितना आपको सहयोग करते हैं, ठीक वैसे ही गुजरात में भी बहुत मायने रखता है। तो क्या ओवरसीज
गुजराती कम्युनिटी का आउटरीच प्रोग्राम आप लोगों ने कोई बनाया, वहां पर आपको कोई सफलता है जो दिखाई दे? क्योंकि बीजेपी तो वो सफलता दिखाती भी है। मुझे नहीं लग रहा है। देखिए, ओवरसीज सारे सभी के समर्थन और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है पॉलिटिकल पार्टी को, वो दूसरी चीज है। हमारा पूरा फोकस गांव में जो लोग रह रहे हैं उन पे है कि उनको कैसे कन्विंस करें केजरीवाल मॉडल पे। शहर में जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे कन्विंस करें, कस्बे में कैसे। तो पूरे गुजरात के जो लोग हैं, हमारा फोकस उन पे है और हम उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे समर्थन तो सबकी महत्वपूर्ण होता ही है। ठीक है। पाटीदारों का एक बड़ा आंदोलन था जो असफल रहा है एक तरीके से, और जो उनके बड़े नेता थे वो निकलकर, कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में चले गए। तो आप पाटीदारों को क्या देंगे? आपने कुछ सोचा है? देखिए, पाटीदारों का जो आंदोलन था एक सामाजिक आंदोलन था और बहुत मजबूती से गुजरात में चला था। रहा सवाल कुछ बड़े लीडर छोड़ के, कांग्रेस को छोड़कर जो बीजेपी में चले गए हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है कि कांग्रेस में ना तो विजन है, ना ही इनके पास ऑर्गेनाइजेशन है और ना ही लीडरशिप है, और कन्विक्शन भी नहीं है फाइट करने का। तो इसीलिए कोई भी आज बड़ा लीडर या कोई भी कांग्रेस को फ्यूचर के जैसे नहीं देख रहे। हर व्यक्ति अब कांग्रेस को नकार चुकी है गुजरात में भी। रहा सवाल हम किस समाज के लिए क्या सोचे हैं, क्या बनाए हैं, ये आने वाले टाइम पे अनफोल्ड होगा। लेकिन हमारा विजन बड़ा क्लियर है और पूरे गुजरात के सारी जनता के लिए हम अच्छी स्कूल प्रोवाइड करेंगे, हम अच्छे अस्पताल प्रोवाइड करेंगे, हम बेरोजगार है उनको रोजगार प्रोवाइड करेंगे, बिजली फ्री करेंगे। तो हम गुड गवर्नेंस के साथ एक सुखी और संपन्न गुजरात बनाने के मॉडल पे आगे बढ़ेंगे, और वो हर गुजराती के लिए बराबर। ठीक है। आपने पहली लिस्ट बहुत जल्दी जारी कर दी है चुनाव की। आप लोगों को कितना टारगेट रख रहे हैं आप अपने लिए गुजरात में? 182 सीट्स है, 182 टारगेट है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। आपको शायद कहीं जाना भी है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े। लेकिन इस बड़ी बात पर कि बीजेपी को क्या आम आदमी पार्टी चुनौती दे पाएगी और कांग्रेस को रिप्लेस कर पाएगी, इस बात को करने के लिए हमारे साथ विजय जॉली जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, राकेश हिरपारा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और उनिका मल्होत्रा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। राकेश जी, आपके संदीप पाठक जी को वक्त मिला है, तो अब आपसे शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले उनिका जी के पास आ रहे हैं। उनिका जी, कांग्रेस को वहां पर रिप्लेस करने के लिए आम आदमी पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, और वो तो एक तरीके से आपके तो बड़े नेता जो हैं वो निकल कर छूट के जा रहे हैं आपको, और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, भ्रम की राजनीति का कोई इलाज नहीं है। अभिषेक जी, नेहले पे जला की बात सुनी है ना आपने? तो अगर इन्होंने, ये तो वैसे भी बी टीम है बीजेपी की, जो मोदी जी कर रहे हैं वो सेम फॉलो कर रहे हैं। झूठ 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 और सिर्फ झूठ, और सिर्फ प्रचार प्रमोशन, उसके अलावा कुछ नहीं। आप एग्जाम्पल देखिए ना, मोदी जी का फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए। स्वच्छता अभियान से शुरू किया था ना सर, आज कहाँ लाके खड़ा कर दिया? हर घर तिरंगा। कहाँ गया स्वच्छता अभियान? सिमिलरली केजरीवाल के दिल्ली में हालत है, 500 स्कूल बनाएंगे, इतने कॉलेज बनाएंगे, सिर्फ फेस लिफ्ट करके 2-4 चेंजेस कर दिए, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर स्कूलों की बात भी अगर कर रहे हैं, मैं इंडिविजुअल जाना नहीं चाह रही उस मुद्दे पे, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन में, मुझे पता है क्या कर रहे हैं उसके अंदर। 25% अगर सीट की बात करते हैं ना सर, तो वो तो वैसे भी डीडी के लैंड से अलॉटमेंट है, तो इनका कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है। और दूसरी तरफ संसद में भाजपा कहती है फ्री फंड का अनाज देते हैं। आप भाषा देखते हैं अब नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक है बिल्कुल फ्री फंड वाला जो खाने का जो शब्द है वो तो खैर है ही, एक तरीके से उसमें बात पता चलती है कि कोई आदमी क्या कहना चाहता है वो, लेकिन बहस आज उस पर नहीं है। विजय जॉली जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको आम आदमी पार्टी से डर लगता है, क्योंकि दिल्ली में तो उन्होंने आपको बैठकर यहाँ पर धूल चटाई थी, पंजाब में उन्होंने आपको कुछ नहीं करने दिया, और गुजरात में वो दम भर रहे हैं, और वो आपकी प्रयोगशाला भी है गुजरात। देखिए, आपने डर की बात कही। राजनीति में कोई किसी से डरता नहीं है। घर में जब आपका बेटा ही आपसे डरता नहीं हो तो आप किसको डरा सकते हैं?
ये डरना और डराना तो जनता के हाथ में रहता है। वो आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश के चुनावों में सिफर पर रही, जिसको 0.3% वोट मिले, उत्तर प्रदेश ठीक है, उत्तर प्रदेश छोड़ देते हैं ना सर, हो गया। जॉली मैं आ रहा हूं, मैं अभी गुजरात में भी छोड़ देते हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ देते हैं, छोड़ेंगे नहीं हम बताएंगे। गुजरात पे आ जाते हैं आज सर। गुजरात के नाम 70 सीटों में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। गोवा की 60 सीटों में केवल 2 के ऊपर आम आदमी पार्टी बनी, और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के चलते आम आदमी पार्टी 92 सीटों पर जीती। अब अगर गुजरात की बात करें, 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को गुजरात में केवल और केवल, नोट करिएगा, 24,918 वोट मिले, जो कि कुल वोटों के 0.1% वोट थे। और पार्टी को सीटें कितनी मिली? 0, बड़ा 0। और वो पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी आज बिल्कुल 2022 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जो 26.5 साल से गुजरात की जनता का विश्वास जीतती रही है, वहां पर सुशासन करती रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं, अगर इतनी अच्छी सरकार चल रही थी तो आपने पूरे घर की क्यों बदले? जॉली जी, वो एक सवाल बना रहेगा। नहीं विजय जॉली जी, अगर इतनी अच्छी सरकार चल रही थी तो मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट के बदलने का कहीं उदाहरण नहीं मिलता है। अगर कुछ गड़बड़ चल रही थी इसलिए तो आप पूरा रंग रोगन करना चाहते थे। ठीक है, हमारे साथ मामला है, आपका टीवी, आपके टीवी के एंकर, ठीक है, आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन आप तो नींद चमकाने के लिए, बचाने के लिए ये सब कर रहे थे। ठीक है, राकेश जी, क्या आप लोग सिर्फ वहीं पर सफल हो पाते हैं जहां पर कांग्रेस कमजोर होती है? आप वहां पर उनके स्पेस को पे कब्जा कर लेते हैं। राजनीतिक तौर पर अच्छी बात हो सकती है आपके लिए, लेकिन आप बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है, आप दरअसल कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती नजर आते हैं। हमारी देखिए, दोनों से लड़ाई है, और दोनों से जो लड़ाई है वो मुद्दों पर है। आज 27 साल के इनके शासन के बाद भाजपा के, और उनसे पहले रहे कांग्रेस के शासन के, इतने सालों के बाद भी आज भी गुजरात के जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो चाहे वो शिक्षा के मुद्दे हो, स्वास्थ्य के हो, अभी नशेबंदी को लेकर जो मुद्दे आ रहे, बेरोजगारी, महंगाई, उनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो इनको करने दीजिए बातें। हमें खुशी इस बात से है कि गुजरात की जनता मुद्दों के तौर पर, मुद्दों के आधारित जो समर्थन है वो हमारे साथ है। उनका गुजरात की जनता का प्यार लगातार मिल रहा है, क्योंकि हम लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं। पिछले 2 साल से गुजरात में नहीं, अच्छा ठीक है, आपको मुद्दे मिल रहे हैं। आप मुझे ये बता पाएंगे कि आप लोगों के पास इस समय क्या ताकत है? आप लोगों को तो ये चुनाव तो आप कांग्रेस को कमजोर करने के लिए लड़ रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी तो वहां पे बहुत बड़ी ताकत में है इस समय, उससे तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। कांग्रेस जो है गुजरात में वो कॉम्प्रोमाइज्ड ओपोजिशन है, जो भाजपा के साथ सेटिंग करके भाजपा को सुविधाजनक हो उस तरीके से विरोध करता है। पिछले 1 साल से 2 साल से जितने एफआईआर आम आदमी पार्टी पर हुई है, जितने लाठी डंडे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर चले हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। ये तो अभी आम आदमी पार्टी इतनी ताकत से लड़ने के लिए आ रही है। पिछले 27 साल से कांग्रेस कहां पर थी? 2017 में कांग्रेस बिल्कुल पर इस बात में उनका जी आपको कुछ बात देखिए, इस बात में आम आदमी पार्टी की इस बात में तो बहुत सारे लोग सुर में सुर मिलाते हैं उनका जी, कि आपके लोग कॉम्प्रोमाइज होते हैं, आपके लोग कार्यकारी अध्यक्ष ही पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी में चले जाएंगे तो आपकी साख तो वैसे भी खराब है। देखिए दिल्ली में क्या हुआ था, अगर कॉम्प्रोमाइजिंग थे तो बीजेपी कहाँ थी 15 साल से, उससे पहले कहाँ थे? तो ये तो कहने भर की बातें हैं। मैंने फिर रिपीट करूंगी अभिषेक जी, लॉजिक वही है, आप सिर्फ डाइवर्ट करिए। बीजेपी डाइवर्ट करती है ज्वलंत मुद्दों से, बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, तमाम मुद्दे डाइवर्ट। आप लोकसभा का सत्र भी देख रहे हैं। और आम आदमी क्या करती है? फ्रीबीज की बात करती है। तो ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स है सर। लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे, जनता खुद ही क्या बताऊं इनके पीछे ही दौड़ेगी कि ये क्या कर गए देश का। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट मैं मानती हूँ, लोग लुभाने आप प्रॉमिसेस कर देते हैं, फुलफिल कितने कर रहे हैं सर आप?
तो आप एक स्टेट आड़ पे दूसरे स्टेट में जाके बोलते हैं उस स्टेट में मैं ये करके आया हूँ, वेरिफिकेशन तो कहीं है नहीं। पंजाब में पहले अटेम्प्ट में क्या किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हल हुआ था, आप नहीं वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारी बोले। ठीक है विजय जॉली जी, आपके सबसे बड़े नेता को आम आदमी पार्टी की रेवड़ियों से दिक्कत है, ऐसा वो सार्वजनिक तौर पर कहते भी हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोग जब उत्तर प्रदेश में उसी तरीके से पैकेट भेजते हैं, राशन के पैकेट बांटते हैं या और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, तो वो रेवड़ियां नहीं होंगी, या आप लोग इस बार गुजरात के चुनाव में कोई रेवड़ी नहीं बांटेंगे, या वादा कर सकते हैं आप लोग? देखिए, फ्री बीज बांटने की प्रथा अनेक वर्षों से है और आम आदमी पार्टी उस फ्री बीज की प्रथा को स्पेशलाइज करना जानती है। लेकिन अभी उन्होंने, मैं उससे पहले जो इंपॉर्टेंट इशू आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार के झूठ का अडंबर बिछाती है। 2017 के चुनावों में जहां भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के चुनावों में 99 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 49.05% वोट मिले, अगर हमारी कोई साठगांठ होती कांग्रेस पार्टी के साथ तो कांग्रेस पार्टी 77 सीटों के ऊपर और 41.4% वोट गुजरात के चुनावों में कैसे लेती, जबकि आम आदमी पार्टी का तो टोटल सुपड़ा साफ हो गया। हाँ, ये बात जरूर है कि गुजरात के अंदर धीरे धीरे कांग्रेस का जो प्रतिशत वोटों का है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो 2016 के अंदर कांग्रेस पार्टी को 46.93% वोट मिले थे, वो 2021 और 22 में घटकर 18.96% बन गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे गांधीनगर के निकाय का चुनाव हो, चाहे सूरत का निकाय का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने ग्रेजुअली अपनी सीटों को बढ़ाया है। इसलिए इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के गिरते राजनीतिक स्तर का आनंद और उसका लाभ आम आदमी पार्टी देश के अनेक राज्यों में ले रही है। लेकिन ये वही आम आदमी पार्टी है जो एक स्टेट में जीतने के बाद अपने नेता को भारत का प्रधानमंत्री बनाने की बात करती है और उसको उसके जो दूसरे सहयोगी दल हैं, विपक्षी सहयोगी दल हैं, उसके नेतृत्व को नकार देते हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं करते। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, हम 5,000 प्रतिमा देंगे, हम 3,000 रुपया प्रतिमा देंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, फ्री बीज के ऊपर ये पार्टी जी विजय सत्ता के अंदर आने का। राकेश जी, आपको जोड़ना चाहते हैं, फिर मेरा अनिका जी से सवाल है। ठीक है, मेरी भाजपा और कांग्रेस के मतलब राकेश जी को जोड़ना चाह रहे हैं, उनसे यही है कि जी हाँ, कि भाई गुजरात में भाजपा सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में है, फिर भी आप दोनों हमले हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं? दूसरी चीज यह है कि ये आपने जो पहला सवाल पूछा था और अभी विजय जॉली जी ने जी बताया कि जनाधार की बात कर रहे हैं। सूरत के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है, गुजरात के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि गुजरात के किसी भी सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की जमानतें जब्त हुई हो। ये दिखाता है कि गुजरात की जनता को जब विकल्प मिला है तो विकल्प की दिशा में जनता आगे बढ़ रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की जमानतें जब्त हुई है सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में। और अगर मैं आपको गांधीनगर के चुनावों का एक सवाल जो तार्किक तौर पर 16 में से 41 नहीं आपका गढ़ रहा है सूरत चुनाव में, विजय जॉली जी, सूरत आपका गढ़ रहा है, वहां पे आपको अगर कोई हिला दे रहा है तो आप अपने विपक्ष की, आपने अपने विरोधी की ताकत को मानिए भी, ऐसा मत करिए। विजय जॉली, उनके जी आपसे सवाल है, आपको दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी बढ़ रही है और विपक्ष में वोट बंटवारा होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, तो क्या आप लोगों को ये सूट करता है? क्या आप लोगों के लिए सही है कि आप क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाएं और कहें कि अगर आप दोनों को लगता है कोई कुशासन है गुजरात में तो इसे रोक दिया जाए आप दोनों के हाथ मिला के? देखिए, प्रैक्टिकली देखिए आप सर, जो ये वायदे कर रहे हैं टेक्निकली तो आप हर स्टेट को वीक कर रहे हैं ना। तो आप चाहते हैं कि ऐसी गलत नीतियों में, देखिए अब दिल्ली में क्या किया, आपका नीति लेके आए, बैक ट्रैक करना पड़ा, और गुजरात में भी आप देख रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि ऐसी जो फॉल्स प्रॉमिसेस हैं उसके आड़ में अपनी बस वोट बैंक बढ़ाएं?
बिकॉज ये मैं फिर रिपीट करूंगी सर, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है और काम करने की शैली रही है, मुझे उम्मीद है हम उसी में अगर हम चलें, 70 साल कोई कम समय नहीं होता सर, और काम करना 8 साल में आप विफलता देखिए क्या हालत होगी देश की। तो इसलिए मैं बात रिपीट करना चाह रही हूँ कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो काम करने की शैली, वही रहेगी। लाख ये आए, लाख ये जाएं, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म आते हैं, लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, फ्रीबीज का एक लिमिट होती है, स्टेट वेलफेयर होनी चाहिए, हम मानते हैं, तभी तो हम फूड राइट एक्ट लेके आए थे, इसलिए तो लेके आए थे कि लोगों को अनाज मिले, लेकिन इस तरह से नहीं। लेकिन उनका जी, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। इतने अगर आप एंटी इनकम्बेंसी का कोई नहीं, अगर आप लोग एंटी इनकम्बेंसी का कोई जवाब नहीं निकाल पाए हैं और आप उसको अगर एड्रेस नहीं कर पाए, अच्छे से लड़ नहीं पाए हैं विपक्ष में रहते हुए भी, आपने पिछली बार अच्छी फाइट की थी, लेकिन आप लोग अगर नहीं लड़ पा रहे हैं तो इससे तो बेहतर है कि आप लोग एक तरीके से हाथ मिलाएं और माने कि भाई आपकी अकेले की ताकत बहुत कम है। सर हम बीजेपी की तरह नहीं है ना, पहले महबूबा मुफ्ती से हाथ भी मिलाए, फिर शिवसेना से मिलाए, बाद में क्या क्या चीजें करें। देखिए आइडियोलॉजी और माइंडसेट भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता हथियाने के लिए आए हैं, जो बड़े बड़े एजेंट इनके लिए दिखाई देता है, स्पेशली आम आदमी पार्टी के लिए। आप इनकी चार्ट देखिए ना ग्रोथ की, जिस हिसाब से दिल्ली में अटैक किया, शीला जी का पोस्टर लगा अभिषेक जी कहते थे बेईमान है, प्रूफ नहीं कर पाए। बट अनफॉर्चुनेटली आप ये कह रहे हैं 4,000 करोड़ रुपीज आप सिर्फ कांग्रेस के घर में लोग किस तरीके से आइडियोलॉजी हर दिन कपड़े की तरह बदल रहे हैं। जो कल तक कांग्रेस में थे वो अब बीजेपी में चले गए हैं। असम से लेकर गुजरात तक आपके पास ढेरों उदाहरण हैं और हर राज्य में। तो आपके जो झंडा उठाने वाले सबसे बड़े नेता हैं आइडियोलॉजी के, वो ही अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका हाउस खुद ऑर्डर में नहीं है, जिसके चलते बीजेपी को फायदा हो रहा है। आप तीनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी थोड़ा सा कम वक्त दे पाया शायद आपको, तो विजय जी, राकेश, शिरपारा जी, अनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ईडी की रेड हुई है नेशनल हेराल्ड केस में थोड़ी देर में। और देश की बात में बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर सबसे ज़्यादा सूखा जैसा दिखाई दे रहा है। बारिश कम हुई है जिसके लिए किसान बहुत परेशान है। धान की फसल सबसे ज़्यादा यहीं पर सूख रही है। वैसे असर तो बिहार में भी है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मार है, जहाँ पर 35 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में देवरिया के परसियामल गांव में धान के खेतों से रेत उड़ रही है। ऊपर तीखी धूप, नीचे सूखती धान की फसल के बीच रामकलह प्रजापति बदहवास बैठे हैं। बारिश न होने के चलते हजारों की लागत और दिन रात की गई मेहनत अब मिट्टी में मिल चुकी है। 2.5 बीघे धान की फसल बर्बाद होने के बाद अब उनके सामने मजदूरी करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। बारिश नहीं हो रहा है, दरारें पड़ गई है जमीन में और इससे हम लोग काफी परेशान हैं। वो परिवार नहीं चल पाएगा, इससे परिवार कहाँ हो पाएगा। जब धान सूख जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। पूर्वांचल के देवरिया से अब चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैंतिया गांव। 15 दिन पहले ये किसान गाते हुए धान की रोपाई कर रहे थे। बारिश न होने के चलते अब मानसून के मौसम में ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ रही है। बंटी जैसे किसान के 20 बीघे धान के खेतों में पानी भरा तो दिख रहा है, लेकिन इसके लिए इनको अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ रही है। 20 बीघे करीब में किसान है। हाँ जी, और 20 बीघे पूरा मुंजी बोरी है। अच्छा, हाँ जी, धान लगाई है। हाँ। और बारिश पड़ रही है, बस 12 से पानी चल रहा है। 20 बीघे में ये लगा लो कम से कम 10,000 महीने का तो खर्चा आ जाए, मतलब उसका डेली का। केवल पानी खाली। हाँ जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन मौजूद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जैसे इलाकों में हालात खराब हैं। इस जिले के 10 में से 5 ब्लॉक में धान की रोपाई महज 30% ही हो पाई है। धान के साथ मक्का और अरहर जैसी फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। किसानों के लिए पानी इस समय घोर संकट खड़ा है। परिस्थितियाँ ये हैं कि खेत के खेत वीरान पड़े हैं। किसान फावड़ा लेकर के खेत की तरफ दौड़ रहा है, आसमान की तरफ देख रहा है, लेकिन
कहीं से किसी पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सूखा पड़ल है साहब, हमन के मजूरा आदमी मजूर करके लगावत नहीं जा। अब भगवान के थी वजह दे या न दे, पानी कोई चला चुकल बनी जा। धान के सूखे खेत को देखकर किसानों की उम्मीद भी खेती करने की टूटती है। हालांकि जिन इलाकों में ट्यूबवेल की सुविधा है वहां पर किसान अपना सब कुछ दांव पर रखकर धान की फसल को बचाने में जुटा है, लेकिन जिन इलाकों में खेती बारिश के ही पानी से हो सकती है वहां के किसानों की हालत अब धीरे धीरे खराब हो रही है। देवरिया से विनोद, लखनऊ से आलोक पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और वाराणसी के एक स्कूल की बात करते हैं जहां पर एक छात्र 9वीं कक्षा के छात्र ने खुदकुशी कर ली। परिवार का इल्ज़ाम है कि उसे दरअसल मोबाइल ले जाने की वजह से स्कूल में डांट पड़ी और उसे 7 दिन के लिए स्कूल न आने के लिए कहा गया, जिसके बाद छात्र ने डर के मारे ये आत्महत्या कर ली। अब परिवार के लोग और बाकी के लोग प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीएचयू स्थित केंद्रीय विद्यालय के गेट पर धरने पर बैठे ये छात्र अपने साथी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। उसने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली थी। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद बच्चे धरने से उठ गए। ये पूरा मामला 28 तारीख का है। कक्षा 9 का 14 साल का मयंक उस दिन अपने साथ मोबाइल लेकर स्कूल आ गया था। उसे डांट पड़ी। उसके माता पिता को बुलाकर स्कूल ने चेतावनी दी और उसे 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। मैं डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी कर रहा था तो अचानक वहाँ से मैडम का फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं, आप हमको मैम के पापा हैं। हम कहले हाँ, पर ज़रूर आके आप इसे मिलिए। हम कहे ज़रूर आपके मिलते हैं। जब हमने मिलने गए तो कह रहे कि यही सिखाया हो कि बच्चों का मतलब स्कूल में मैडम का वीडियो बनाए। और उसके बाद हम कहे ऐसा तो हमारा बेटा नहीं कर सकता है और कह कि हम कैसे मान लें। तो हम कहे ठीक है मैम, एक बारी हमको माफ़ कर दीजिए, हमारे बेटा को माफ़ कर दीजिए, गलती कर दिया है, माफ़ कर दीजिए। क्या नहीं, निकलो यहाँ से, जाओ अपनी पत्नी को भेजना। फिर दूसरे दिन पत्नी को भेजे तो उनको हमारी पत्नी को भी जलील करके वो महिला भेजी। हालांकि पुलिस कह रही है कि वह टेस्ट को और पीटीएम को लेकर भी परेशान था। सभी बिंदुओं पर स्कूल और पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और हम पूरे विद्यालय प्रशासन बहुत दुखी हैं और बहुत अचंभित हैं। घटना का मूल कारण क्या है इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन मेरे तरफ से, एक प्रिंसिपल की तरफ से, अगर कोई भी हमारे साइड से कोई होगा तो मैं उसको जो है जरूर नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोई नहीं है, हम जस्टिस इंश्योर करेंगे और जो भी घटना के पीछे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। विद्यालय के ऊपर कुछ लोगों को कहना था पारिवारिक जन का कि 28 तारीख को बच्चा मोबाइल लेकर के विद्यालय गया था। वहाँ 2 बच्चे झगड़ रहे थे, उनका वीडियो बना रहा था। विद्यालय में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है, तो टीचर्स ने बुला करके हिदायत किया था कि इस तरह की कोई हरकत करेगा तो इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जो है इसका होमवर्क भी जो है के कारण से भी परेशान होता था। अभी पारिवारिक जन से बात की गई और रिजल्ट भी आने वाला था, पेरेंट्स मीटिंग होनी थी तो उससे भी परेशान था। इस दुखद घटना में मयंक अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। एक सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव और कौन सा माहौल है जिसमें उसने इस तरह का कदम उठाया। पुलिस और स्कूल प्रशासन को इन सवालों के भी जवाब ढूंढने चाहिए। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका ने अलकायदा मास्टरमाइंड और 9/11 के सबसे बड़े दोषी अल जवाहिरी को मार गिराया है, ऐसा उसने दावा किया है। अलकायदा का प्रमुख था अल जवाहिरी और उसे मास्टरमाइंड भी माना जाता था। काबुल में एक घर में वो छुपा हुआ था जहां पर ड्रोन से हमला कर उसे मार गिराया गया है। Now we have eliminated the emir of Al-Qaeda. He will never again allow Afghanistan to become a terrorist safe haven because he is gone and we're going to make sure that nothing else happens. You know, it can't be a launching pad against the United States. We're going to see to it that won't happen. This operation is a clear demonstration that we will, we can, and we'll always make good on the solemn pledge. My administration will continue to vigilantly monitor and address threats from Al-Qaeda, no matter where they emanate from.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बयान के साथ ही ऐलान कर दिया कि अमेरिका पर 9/11 हमले के दूसरे अहम दोषी अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी का उसने खात्मा कर दिया है। 20 साल लगे, लेकिन अमेरिका ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। काबुल में ही शेरपुर के एक विशाल घर में रह रहे जवाहिरी को अमेरिका ने रविवार सुबह ड्रोन के जरिए हेलफायर RX-9 मिसाइल दाग मार गिराया। ये घर हक्कानी ग्रुप के सिराजुद्दीन हक्कानी के अधिकारी का बताया जाता है। जवाहिरी और उसामा बिन लादेन के मारे जाने में कई समानताएं हैं। उसामा पाकिस्तान के एबोटाबाद में परिवार के साथ रह रहा था, जवाहिरी काबुल में परिवार के साथ था। दोनों की साफ पहचान के लिए खुफिया जानकारी जुटाई गई। दोनों की कई महीनों तक मॉनिटरिंग की गई। पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि उसामा को वहां रखने में उसका हाथ था। तालिबान ने नहीं बताया कि मारा कौन गया। दोनों ने घर में घुसकर किए इस हमले पर सवाल उठाया। तालिबान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये दोहा समझौते के खिलाफ है। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बयान दिया है कि अफगानिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंक को जगह नहीं देने के दोहा समझौते का उल्लंघन किया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ड्रोन दागा कहां से गया? क्या पूरी तालिबान सरकार को जवाहिरी के वहां होने की खबर थी, या तालिबान के अलग अलग गुटों के कारण जवाहिरी की खबर अमेरिका को मिली? हालांकि ये साफ हो गया है कि वहां आतंक के खिलाफ अमेरिका के इस तरह के ऑपरेशन चलते रहेंगे। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।